हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्टीम इंजन का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने आपको डिटेल में समझाया था, और आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द स्टीम इज सप्लाइड एट अ प्रेशर ऑफ 8.4 बार एंड कट ऑफ अकर्स एट 0.35 ऑफ द स्ट्रोक। ठीक है, इसके बाद क्या है, द बैक प्रेशर दिया गया है। इसके बाद है कि इफ द डायग्राम फैक्टर इज, यहाँ पर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो डायग्राम फैक्टर है 0.75। और इसके बाद क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर। हमको एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है। और इसके बाद यहाँ पर कह रहा है नेग्लेक्ट क्लियरेंस। तो देखिए, जो स्टीम इंजन का क्वेश्चन होता है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो स्टीम इंजन का ही क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ का अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके जो टर्म होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उसमें जो कहा जाता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी पूछा कुछ जाता है और हम लोग निकाल करके कुछ और आ जाते हैं। तो हमने आपको इसके पिछली वीडियो में समझाया था कि नेग्लेक्ट क्लियरेंस जब आपको कहेगा, नेग्लेक्ट क्लियरेंस जब कहेगा तो आप उस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। नेग्लेक्ट क्लियरेंस और विथ, यानी कि विथ क्लियरेंस और विदाउट क्लियरेंस का जो फार्मूला होता है वो एकदम अलग होता है। ये सारी चीज़ें हम क्या बोल रहे हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि विथ क्लियरेंस क्या है, विदाउट क्लियरेंस क्या है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए इसकी पिछली वाली वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वहाँ पर भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, उसको भी आप समझ लेंगे। इसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये नेग्लेक्ट क्लियरेंस हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इतना क्वेश्चन छोड़ के इस पॉइंट को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको इसी पॉइंट को देखना पड़ेगा। ठीक है, कि वो क्लियरेंस के साथ है या फिर क्लियरेंस के साथ नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेग्लेक्ट क्लियरेंस। ठीक, तो नेग्लेक्ट क्लियरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमको इसका क्या निकालना है, हमको इसका क्या निकालना है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमको निकालना है एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर। देखिए, एक होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर, जिसको हम लोग कहते हैं थ्योरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर या फिर मीन इफेक्टिव प्रेशर, और एक होता है एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्या होता है अभी आगे आपको वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पर हमको एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है, तो इसके लिए हमको निकालना पड़ता है वर्क डन, क्योंकि जो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर यानी कि MEP, इसका जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला जो इसका होता है वो होता है वर्क डन अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या होता है, वर्क डन अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम। और वर्क डन निकालने के लिए हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा इसका PV डायग्राम, यानी कि इसका इंडिकेटेड डायग्राम। इंडिकेटेड डायग्राम के बिना हम लोग इसका जो है वर्क डन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका PV डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया P और V। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेग्लेक्ट क्लियरेंस, यानी कि हमको ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें क्लियरेंस को नेग्लेक्ट कर देना है, क्लियरेंस को कंसीडर नहीं करना है। या फिर आप नेग्लेक्ट क्लियरेंस कह दीजिए, या फिर आप कह दीजिए कि विदाउट क्लियरेंस। ठीक है, दोनों बातें एक ही है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनता है विदाउट क्लियरेंस का, हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, डेरिवेशन भी करवाया है पिछली वीडियो में, तो प्लीज़ आप उसको देख लेंगे तो यहाँ पर हमको बार बार वही चीज़ नहीं समझानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में थोड़ी ना ऐसा समझाया जा सकता है कि वही चीज़ कैसे समझा सकते हैं, टाइम लगेगा। ठीक है, आपको भी बोरिंग होगा, तो जो बच्चे देख चुके हैं उनको तो और बोरिंग होगा। चलिए, तो इस तरीके से डायग्राम बनता है जिसमें क्लियरेंस होता है। यही डायग्राम थोड़ा सा दूर बनता है। ठीक है, यह जगह छोड़ करके इसमें सटा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, तो ये नेग्लेक्ट क्लियरेंस है, तो क्लियरेंस छूटा हुआ है। तो इसका प्रोसेस इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आपका जब स्टीम इंजन का क्वेश्चन है तो आप इस डायग्राम को बना लीजिए। इस डायग्राम को बना लीजिए। यहाँ पर पॉइंट होता है 1। ठीक है, ये सब बनाते चलिए, इतना तो सब में ही बनाना पड़ेगा, और आपको डायग्राम बनाएंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक, ये हो जाएगा 5 पॉइंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये होता है, ये वाला पॉइंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं P1। क्या कहते हैं, P1 कह दीजिए, फिर P2, क्योंकि P1 और P2 यहाँ पर सेम होता है। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं क्योंकि कभी कभी नहीं दिखता है बहुत बच्चों को, क्वालिटी ठीक कर लीजिए अगर नहीं दिखता है तो। P1 हो जाएगा। तो ये P1 जो होता है, इसी पॉइंट से हमारा स्टीम आना स्टार्ट होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है स्टीम आना, यानी कि इतने दूर तक, इतना जो डिस्टेंस है, इतना वॉल्यूम जब पिस्टन मूव करता है तब तक जो है स्टीम आती है। उसके बाद जब ये इतना
हमारा जो पिस्टन है वो मूवमेंट करता है तब स्टीम एक्सपेंड होती है, तब स्टीम अंदर सिलेंडर के अंदर नहीं आती है। सारा कुछ हमने इंडिकेटेड डायग्राम में समझाया हुआ है। पिछली वीडियो जरूर देखिए, सीरीज से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। उसके बाद क्या होगा, ये P1 हो जाएगा और ये जो होता है उल्टा, यानी कि जो स्टीम है वो इस तरफ जाती रहती है, इस तरफ जाती रहती है, और जो पिस्टन है वो उस टाइम पे जो हमारा पिस्टन होता है, ठीक है, जो पिस्टन होता है वो इस साइड आ रहा होता है। ये किधर आ रहा होता है, इस साइड आ रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि स्टीम इस पर खुद ही प्रेशर लगाने लगती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं PB, यानी कि बैक प्रेशर। इस साइड जब पिस्टन आता है तो इसको हम लोग P5 भी कह सकते हैं, बट हम लोग इसको PB से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका एक नाम दे दिया गया है कि बैक प्रेशर, तो इस पॉइंट पे होता है, ठीक है, बैक प्रेशर। तो PB को याद रखेंगे आप, P1 को याद रखेंगे। P1 क्या होता है, जब स्टीम अंदर घुसती है तब उसका जो प्रेशर होता है, और यहाँ पर स्टीम जब पिस्टन पीछे की तरफ आ रहा है तो पिस्टन पे जो फोर्स लगाती है, जो प्रेशर लगाती है, वो वाला प्रेशर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टीम जब अंदर जाती है तब का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा बहुत बता देते हैं इस वजह से, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा सा हिंट पा करके समझ जाते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए। तो ये बन गया आपका इंडिकेटेड डायग्राम। ठीक, अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं। ये जो पॉइंट है आपका, इसको भी आपको नीचे ला करके ऐसे दिखाना है। ठीक है, आप इस काम को बहुत ही तेज़ी से और जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक, इस पॉइंट को ऐसे नीचे लाएंगे, ऐसे डॉटेड करते हुए, ठीक है, डॉटेड करते हुए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग क्या कहेंगे, V2 कहेंगे ना, V2। और ये जो आपका पॉइंट होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी आप ला लीजिए नीचे। ठीक, इसको भी आप नीचे ला लीजिए, इसको थोड़ा सा नीचे करके। इस डिस्टेंस को आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे V3। ठीक है, इसको हम लोग V3 कहते हैं, या फिर स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया V3। अब चलिए इतना चीज़ आप बना लिए, अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, तो हमने आपको बताया कि जब आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, स्टीम इंजन का क्वेश्चन है, तो आप उसमें देखेंगे कि क्लियरेंस है या फिर क्लियरेंस नहीं है। तो उसका हमने पहचानने का तरीका बताया था। जिसमें नहीं रहेगा वो क्लियरेंस यहाँ पर लिख देगा कि नेग्लेक्ट क्लियरेंस, यानी कि क्लियरेंस उसमें नहीं है। और जिसमें क्लियरेंस रहेगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस है थोड़ा छोटी रहेगी, यानी कि जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा। हम आपको थोड़ा सा बना के दिखा दे रहे हैं, जो बच्चे थोड़ा ये भूल जाते हैं, ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा जगह छूटी रहेगी। ठीक है, इसी को कहते हैं क्लियरेंस छूटना। तो ऐसा जब डायग्राम बनेगा तो वहाँ पर आपको बताएगा कि विथ क्लियरेंस है या फिर क्लियरेंस की वॉल्यूम देगा। तो जब देगा तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर क्लियरेंस है, तभी तो दे रहा है। ठीक है, तो चलिए ये डायग्राम बन गया, यहाँ से ये पॉइंट खत्म हो गया, और हमको पता चल गया कि एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है। इसी वजह से हमने ये वाला डायग्राम बनाया। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पर लिखा है कि द स्टीम इज सप्लाइड एट अ प्रेशर ऑफ 8.4 बार, यानी कि जो स्टीम है वो कितने प्रेशर पे सप्लाई की जा रही है। यानी कि हमने बताया कि ये जो प्रेशर होता है, ये जो प्रेशर होता है, ये होता है स्टीम के सप्लाई का प्रेशर। यानी कि जब स्टीम सप्लाई की जाती है तो उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं इनिशियल प्रेशर। ठीक है, और इनिशियल प्रेशर मीन्स P1। ठीक है, यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पे होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है P1, क्या है, P1, और P1 की वैल्यू क्या है, 8.4 बार। और आपकी अगर यूनिट सेम नहीं होगी तो आप यूनिट को जरूर सेम कर लेंगे, बार में कर लेंगे, या फिर जो भी यूनिट आप सेम करना चाहते हैं दोनों को वही चीज़ रखेंगे। ठीक है, जो इसको रखेंगे बैक प्रेशर को, वही चीज़ इनिशियल प्रेशर को भी रखेंगे। ठीक, चलिए P1 की वैल्यू आपको पता चल गई। इसके बाद आप देखिए कि आपको आगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे है एंड कट ऑफ अकर्स एट 0.35 ऑफ स्ट्रोक, यानी कि जो कट ऑफ है वो 0.35 है, किसका, स्ट्रोक का। किसका है, स्ट्रोक का। जैसे हम इसकी पिछली वीडियो में थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के हम समझाना चाहें, उसमें कहा गया था कि कट ऑफ जो है स्ट्रोक का हाफ है। स्ट्रोक का क्या है, हाफ है। तो हमने वहां पर बताया था कि जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ ये डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जो V2 होता है यहां से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कट ऑफ होता है। ठीक है, जहां से स्टीम आना स्टार्ट होती है और जहां पर बंद होती है, कट होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ पॉइंट। ये जो 2 पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ पॉइंट। ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे स्टीम कट होती है। तो ये जो डिस्टेंस है, यानी कि जो ये है, वो कहा जा रहा है
कि 0.35 ऑफ स्ट्रोक है, यानी कि ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस के 0.35 गुना है। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुना, यानी कि ये वॉल्यूम कितना है, V2 है। तो यहाँ पर यही तो कहा जा रहा है ना कि जो V2 है वो है 0.35 ऑफ स्ट्रोक, और स्ट्रोक क्या है, V3 है, तो स्ट्रोक का लिए V3। तो यहाँ पर जो V2 है वो 0.35 ऑफ स्ट्रोक है, तो हमने लिख दिया ये चीज़। ये हमारा सेंटेंस में लिखा है, ये हमने मैथमेटिक्स में लिख दिया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यही चीज़ तो हमको करना है। दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद आपका अगला पॉइंट क्या है, इसको थोड़ा सा इधर लिखिए क्योंकि अभी इधर हमको कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, तो चलिए इधर ही कर देते हैं सारा। ठीक है, थोड़ा 1 सेकेंड दीजिए। यहाँ पर गिवन, ठीक, गिवन में क्या है, P1 कितना दिया हुआ है, 8.4 बार। ठीक है, 8.5 बार, 4 बार। और उसके बाद क्या है, हमने रिलेशन क्या निकाला V2 में, कि V2 जो है 0.35 ऑफ V3 है। V3 मीन्स स्ट्रोक के है। इसके बाद है कि द बैक प्रेशर इज 1.25 बार, यानी कि बैक प्रेशर क्या है, बैक प्रेशर हमने आपको बताया इस पॉइंट पे होता है बैक प्रेशर। तो बैक प्रेशर जो है उसको हम लोग PB से डिनोट करते हैं, तो PB इक्वल कितना है, 1.25 बार। ठीक है, 1.25 बार जो है आपका PB है, बैक प्रेशर है। ये हो गया, क्योंकि ये भी बार में है तो हमको इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इसके बाद देखिए यही है कि डिटरमाइन, और एक चीज यहाँ पर और दी गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ द डायग्राम फैक्टर इज, यानी कि जो डायग्राम फैक्टर है वो 0.75 है। तो ये डायग्राम फैक्टर क्या है अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन द एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको रुकना पड़ेगा, आपको भी रुकना पड़ेगा, और एक बात को समझना पड़ेगा। किस बात को, कि ये एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर और जो हम लोग थ्योरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर कहते हैं, जिसको हम नॉर्मली मीन इफेक्टिव प्रेशर कहते हैं, वो क्या होता है। क्योंकि कभी कभी आपको थ्योरेटिकल कहेगा या फिर कभी कभी मीन इफेक्टिव प्रेशर डायरेक्ट कहेगा। अगर डायरेक्ट मीन इफेक्टिव प्रेशर कह रहा है तो आप समझ जाइए कि थ्योरेटिकल की ही बात कर रहा है, और एक्चुअल निकालना है तो एक्चुअल कहेगा, या फिर उसको पूरा पूरा नाम कहेगा कि थ्योरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर। ठीक, चलिए तब ये थ्योरेटिकल और एक्चुअल क्या होता है। तो देखिए ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को हम लोग कहते हैं थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मीन्स जो हम स्टडी करने के लिए, थ्योरी को समझने के लिए उसका यूज करते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर को निकालते हैं, वो होता है थ्योरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर। लेकिन एक्चुअल में तो एकदम सेम ऐसा डायग्राम बनेगा नहीं। अगर किसी भी चीज़ का जो डेटा है, हमने आपको बताया कि प्रेशर और वॉल्यूम के चेंजेस का डेटा होता है, ठीक है, उसी को लेकर के ये डायग्राम बनाया जाता है। लेकिन जो एक्चुअल डायग्राम बनता है, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर बना करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि इसमें इस तरीके से ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ये ऐड रहता है। तो जो इसका एक्चुअल बनता है वो इस तरीके से नहीं बनता है। ठीक है, वो जो है इस तरीके से नहीं बनेगा, वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हम बस ऐसे बना रहे हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा हमसे भी। ठीक है, हमसे भी मतलब कि वो एग्जैक्ट वो डेटा के बेस पे होता है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, मतलब कि जैसा हमारा है वो वैसा नहीं रहेगा, वो कर्व में रहेगा एकदम, ऐसा नहीं कैसे गया फिर डायरेक्ट घूम गया फिर एकदम सीधा ही है। तो कुछ इस तरीके से बनता है। तो एक्चुअल में ऐसा होता है, लेकिन थ्योरेटिकली हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। तो जब एक्चुअल और थ्योरेटिकल की बात आ जाती है तब वहाँ पर फैक्टर जरूर आता है, यानी कि डायग्राम फैक्टर क्या है। तो जब हम डायग्राम फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जैसे हमने पहले निकाल लिया थ्योरेटिकल का निकाल लिया, यानी कि नॉर्मल जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है उसको निकाल लिया, थ्योरेटिकल जो स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको हमने निकाल लिया। तो उसके बाद डायग्राम फैक्टर का यूज करके हम जो एक्चुअल है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी एक्चुअल पूछेगा तब आपको ये जो डायग्राम फैक्टर है वो दिया जाएगा। नहीं दिया है तो आप टीचर से बोलिए कि आप इसमें डायग्राम फैक्टर दीजिए, तब हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक्चुअल जब भी निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको इसमें पक्का ही है क्वेश्चन में आपको डायग्राम फैक्टर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, यानी कि अगर हमको क्या निकालना है, एक्चुअल निकालना है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअल अगर हमको निकालना है तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा, पहले थ्योरेटिकल निकालना पड़ेगा। अब इसमें रिलेशन क्या होता है इस बात को भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप सा लिखेंगे, तो इसको हम कहाँ लिख दें, चलिए यहीं लिख देते हैं, इसके नीचे ही लिख देते हैं। ठीक है,
डायग्राम फैक्टर वाला। तो इसका जो बीच का रिलेशन होता है ये होता है कि एक्चुअल, और जो एक्चुअल होता है उसको हम लोग PA से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? PA से। और जो हमारा थ्योरेटिकल होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं PM से, इसको हम लोग डिनोट करते हैं PM से। और ये जो होता है इक्वल होता है K के, ठीक है। K मीन्स जो हमारा डायग्राम फैक्टर होता है, डायग्राम फैक्टर को हम लोग K से डिनोट करते हैं। तो इसके बीच का जो रिलेशन होता है यानी कि एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल जो होता है, एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल जो होता है वो क्या होता है? वो होता है K। K मीन्स डायग्राम फैक्टर। तो अब आपको इसमें देखिए कि डायग्राम फैक्टर की वैल्यू पता है। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर आप निकाल लेंगे नॉर्मल वाला, तो आपको एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर तो मिल जाएगा ना, ठीक है। ये वाला तो मिल जाएगा, तो मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला मिल जाएगा ना। तो इसी तरीके से आपको इस फॉर्मूले से ये चीज़ निकल जाएगी, ठीक। चलिए अब चलिए, तो यानी कि हमको क्या निकालना है? नॉर्मल जो है मीन इफेक्टिव प्रेशर जिसको हम लोग PM से डिनोट करते हैं उसको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है PM का? चलिए फॉर्मूला बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से लिख लीजिए, इसका फॉर्मूला P1 अपॉन R और ब्रैकेट के अंदर 1 + 2.3 लॉग और यहाँ पर R, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके -PB, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो अगर इस फॉर्मूले से हमको PM निकालना है, यानी कि जो हमारा थ्योरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो हमको फाइंड करना है, तो उसके लिए हमको चाहिए P1। P1 मिल गया। P1 कहाँ से आया था? जो स्टीम सप्लाई की जाती है उसको हम लोग इनिशियल प्रेशर बोलते हैं, P1 होता है, उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। उसके बाद है PB। PB जो हमारा जब रिटर्न आने लगता है पिस्टन, तो यहाँ पर एक बैक प्रेशर लगता है पिस्टन के ऊपर खुद ही से वापस, तो इसी वजह से ये माइनस में भी होता है क्योंकि ये उल्टा खुद ही पिस्टन को ढकेल लेता है, नहीं नहीं तुम काम मत करो, तुम वापस लौटो। तो इस वजह से इसको हम लोग माइनस करना पड़ता है। तो ये PB होता है बैक प्रेशर, तो ये चाहिए। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि R, ये R यहाँ पर आपको एक वेरिएबल दिख रहा है। 3 वेरिएबल्स हैं, एक ये R, ठीक है, जो कि एक ही जगह है, तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, तो वही रखेंगे सेम। तो R हमको कैसे मिलेगी? ये R है क्या? ठीक है, चलिए R की भी यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं, इसी वजह से हमने यहाँ पर जगह छोड़ के रखा था। तो यहाँ पर R को हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन रेशियो। क्या कहते हैं? एक्सपेंशन रेशियो। एक्सपेंशन रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं R से। किससे डिनोट करते हैं? R से, ठीक है, R से डायरेक्ट लिख लीजिए। R से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, एक्सपेंशन रेशियो बोलते हैं। ये जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टीम एक्सपेंड करती है, तो किस रेट से किस रेशियो से ये एक्सपेंड कर रही है उसी का क्या होता है? उसी का रेशियो होता है। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल वॉल्यूम, मतलब कि इस एक्सपेंशन के बाद में जो लास्ट में वॉल्यूम होता है उसका, और जो स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम था उसका जो रेशियो होता है वही एक्सपेंशन रेशियो होता है। तो लास्ट में इसके वॉल्यूम कितना हो जाता है? इस पॉइंट पे हो जाता है, तो ये पॉइंट क्या है? V3 है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा V3, और अपॉन स्टार्टिंग में इसका वॉल्यूम क्या रहता है? V2 के पास में रहता है, तो V2 हो जाएगा। तो V3 अपॉन V2 जो होता है वो R हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हुई? और इस चीज़ को भी आपको क्लियर रखना है कि हाँ ये चीज़ हमने कैसे लिखा। अगर ये चीज़ किसी को क्लियर नहीं हुई है तो पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिए, वहाँ पर थोड़ा सा आसान है क्वेश्चन, तो वहाँ पर समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, और ये सब बाकी की चीज़ें भी आप उससे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आता है कि हमको R चाहिए, तो हमको V3 अपॉन V2 लाना पड़ेगा। अगर हमको V3 और V2 मिल जाता है तो हम R निकाल सकते हैं। तो चलिए R कैसे निकलेगा, अब ध्यान से देखिए। R इक्वल क्या हो जाएगा? V3 अपॉन V2, ठीक है, V3 अपॉन V2। तो अब देखिए हमको V2 की वैल्यू तो पता है, देखिए V2 की वैल्यू जो है ये है, तो इस V2 की जगह हम ये चीज़ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं ना। V2 की जगह ये चीज़ रख दें, चलिए रख देते हैं। तो V3 जो है वहाँ तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो V2 है इसके जगह, यानी कि इसके जगह V2 लिखना चाहिए ना, इक्वल में है तो V2 की जगह हम V2 ना लिख करके ये चीज़ लिख दें, क्योंकि V2 के इक्वल ही तो है ये देखिए इक्वल ही तो है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख दें। तो इससे क्या होगा? V3 कट जाएगा, हमको R की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये आ जाएगा 3, 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? V3, ठीक है।
तो यहाँ से जो होगा V3 और V3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/0.35। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास कैलकुलेटर हमारा कहाँ गया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आएगा 1/0.35। ये आपका आ रहा है, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये आपका आ रहा है 2 पॉइंट, आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए क्योंकि कभी कभी कैलकुलेटर में मान लीजिए कि कोई दूसरा मोड ऑन है तो गलती भी हो जाती है, ठीक है। 5 और 7 इतना आ रहा है, कितना आ रहा है 2.87, सॉरी 857, आप देख सकते हैं यहाँ पर 857 आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आर की। इसके बाद हमको क्या रखना है, सारी वैल्यू हमको पता चल चुकी है, तो हम बस इसमें इस वैल्यू को फीड कर देंगे, रख देंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसा मत कीजिए अगर आपको हार्ड लग रहा हो तो, बट इसको कट जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप जब पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को कट करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको कट करके कर सकते हैं, नहीं तो आपका जैसी इच्छा, आप इसको कैसे भी करके बस वैल्यू आप वहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। चलिए क्या था वैल्यू, फिर से वही रख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। चलिए तो यहाँ पर P1 क्या था, P1 व्हाट इज P1, 8.4, और उसके बाद ये कितना है 2.857, ठीक। इसके बाद 1 + 2.3 और लॉग अंदर में क्या 2.857, ठीक है। अब पीवी कितना था, पीवी 1.5, ठीक है, यही तो है ना। तो अब हमारा सारा कुछ हो चुका है, अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, आप भी अपने साथ इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है 2.3 ठीक है, लॉग पॉइंट ठीक है। अगर कोई आप लोग साथ में सॉल्व करिए, कभी कभी क्या होता है वीडियो हम लोग जब बनाते हैं तो थोड़ा जल्दबाजी में रहते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इस वजह से कभी गलती हो जाए तो आप उसको थोड़ा सा समझिए, क्योंकि कैलकुलेशन में कभी कभी गलती हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं हो जाए। तो हमारे में तो जो ये वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4.773, और इसकी जो यूनिट होगी ये बार होगी, ठीक है, यही आ रही है। आप इसको अपने से खुद से देख लीजिएगा कि इसमें कितनी इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसको एक सेकेंड, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है, यानी कि हमको जो है पीएम मिल चुका है, हमारा जो थ्योरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो मिल चुका है। अब हमको चाहिए क्या, एक्चुअल चाहिए, एक्चुअल में कितना आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल मीन इफेक्टिव, ठीक है, प्रेशर। एक तो राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है, ठीक है। एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर मीन्स पी ए। तो पी ए इक्वल क्या होगा, अगर आप यहाँ से पी ए का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा, पी ए इक्वल, ये पी एम जो है उधर घूम के चला जाएगा, पंचांतरण होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, पी ए इक्वल आएगा, पी ए इक्वल आएगा पी एम मल्टीप्लाई में के, ठीक है। तो यहाँ पर पी एम क्या है, पी एम क्या है, पी एम आपका यहाँ पर है 4.773, और आपका डायग्राम फैक्टर क्या है, जो है के, वो है 0.75, 0.75 है, यानी कि इसमें अब हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.75 से। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 3.579। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा चमकता रहता है बट आप क्लियरली देख सकते हैं, इतनी ही वैल्यू आ रही है। तो इसको हम यहाँ पर लिख भी देंगे, इसको थोड़ा सा
ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, हमको पता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पहले लिखते हैं। यहाँ पर ये क्या था, वो लिखना है 4.773 और इनटू में 0.75। तो इसका इक्वल में क्या आएगा, ये इक्वल में आएगा 3.579 और ये किस में आएगा, ये भी बार में आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस वैल्यू को याद रखेंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा और अच्छे से ये समझ में आया होगा कि अगर उसमें थ्योरेटिकल ना पूछ करके एक्चुअल पूछेगा तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और ये जो डायग्राम फैक्टर है इसका क्या यूज होता है। ठीक है, और ये जो फार्मूला है आप इसको याद रखेंगे कि जो एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल होता है वो क्या होता है, डायग्राम फैक्टर के इक्वल होता है। तो उससे आप किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं। कभी कभी आपको दूसरा दिया रहेगा। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस जो अभी हमने आपको बताया, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअल वाला, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और आपको यहाँ पर हमने फिर से लिखना भूल गए, देखिए स्टार्टिंग में सोचे थे लिख देंगे, ये आपका PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर, उतना तो पता ही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।